हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे, जहां पर भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल का फिर कर दिया एक बार विरोध। अब दे दिया ऐसा बयान कि चीन का बौखलाना तय। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां फलस्तीन के समर्थन में तेलंगाना में बड़ा प्रदर्शन, इजराइल अमेरिका के झंडे का किया गया अपमान। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फलस्तीन के राष्ट्रपति से की है बात, अस्पताल में नागरिकों की मौत पर व्यक्त किया दुख। जी हां, गाजा के अल अहली हॉस्पिटल में हुए रॉकेट हमले के बाद पीएम मोदी ने फलस्तीनी अथॉरिटी से की है बात। जी हां, साथ ही साथ आपको सबसे बड़ा सर्वे बताएंगे, मध्य प्रदेश चुनाव के ऐलान के बाद पहला बड़ा सर्वे, बीजेपी या कांग्रेस किसकी बनेगी वहां पर सरकार। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बनेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतर सेना है, साथ ही मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का फिर किया विरोध। कहा हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का नहीं रखा ध्यान। जी हां, चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी पहल बेल्ट एंड रोड पर भारत ने अपना विरोध जताया है। भारत ने गुरुवार को एक बार फिर चीन की बेल्ट एंड रोड पहल यानी BRI के प्रति अपना ऐतराज जताया, क्योंकि इस परियोजना में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का ध्यान नहीं रखा गया है। बता दें कि ये पहल जिनपिंग की अहम नीति है। इसके तहत चीनी कंपनियों ने व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे संबंधित सुविधाओं एवं बिजली संयंत्रों का निर्माण किया है। लेकिन इन परियोजनाओं के लिए चीन द्वारा दी गई ऋण की बड़ी रकम के कारण कुछ गरीब देश भारी कर्ज में डूब गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अतीत के विपरीत इस साल के बेल्ट एंड रोड फोरम में चीन ने भारत को आमंत्रित नहीं किया है। अरिंदम बागची ने एक सवाल पर अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें इस साल कोई निमंत्रण मिला है। उन्होंने कहा कि BRI पर विशेष रूप से हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान नहीं दिखाए जाने के कारण भारत का रुख सर्वविदित और सुसंगत है। BRI की वैश्विक आलोचना बढ़ रही है। भारत BRI की कड़ी आलोचना करता रहा है, क्योंकि इस परियोजना में तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC शामिल है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। जी हां, अब ऐसे में भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का एक बार फिर विरोध किया दोस्तों, और भारी मात्रा में तरीके में जवाब दिया गया है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां फलस्तीन के समर्थन में तेलंगाना में बड़ा प्रदर्शन, इजराइल अमेरिका के झंडे का किया गया अपमान। जी हां, हमास के ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक के बाद इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग जारी है। हालांकि हमास के खात्मे के लिए गाजा में इजराइल भी बम वर्षा कर रही है और अब जमीनी अटैक की तैयारी में है। फिलहाल इजराइल हमास जंग में दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है। कोई इजराइल के प्रति एकजुटता दिखा रहा है तो कोई फलस्तीन के प्रति हमदर्दी। इस बीच इजराइल के खिलाफ भारत से भी आवाज उठी है। इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के समर्थन में हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इजराइल हमास संघर्ष के बीच हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में मुस्लिम महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। मुस्लिम महिलाएं फलस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए दरगाह मैदान में एकत्र हुई। इस दौरान प्रवेश द्वार पर जमीन पर इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रीय झंडे दिखे, जिस पर इन महिलाओं को पैर रखकर चलते हुए देखा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, बता दें कि गाजा के अस्पताल पर बमबारी की वजह से इजराइल की आलोचना हो रही है, जिसमें करीब 500 लोगों की मौत का दावा किया गया। फलस्तीन का दावा है कि इजराइल ने रॉकेट दागा जिसमें सिविलियंस की जाने गई, जबकि इजराइल ने इस हमले से इनकार किया है। इजराइल का दावा है कि हमास का ही रॉकेट गलती से अस्पताल पर गिर गया। अब ऐसे में दोस्तों इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रीय झंडे दिखे, जिस पर इन महिलाओं के पैर रखकर चलते हुए देखा गया। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाएं फलस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही थी, जहां वो दरगाह मैदान में एकत्र हुई थी। वैसे में अगर आप भी मानते हैं झंडा चाहे किसी भी देश का हो अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। आज जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी ने फलस्तीन के राष्ट्रपति से की है बात, अस्पताल में नागरिकों की मौत पर व्यक्त किया दुख। जी हां, गाजा के अल अहली हॉस्पिटल अस्पताल में हुए रॉकेट हमले के बाद पीएम मोदी ने फलस्तीनी अथॉरिटी से की बात। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने गाजा के अल अहली हॉस्पिटल पर हुए बम हमला के बाद अपनी संवेदना फलस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इजरायली हमले में हुए जान माल के नुकसान पर अपनी संवेदना जताई है। सोमवार को गाजा के अल अहली हॉस्पिटल पर हुए हमले में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह ट्वीट भी किया दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि फलस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद
महमूद अब्बास से बात की है। गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिक जीवन की हानि पर संवेदना व्यक्त की। हम फलस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता साझा की। पीएम मोदी ने बताया कि इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां चीन के दुश्मन को भारत ने फिर दिया तेजस का ऑफर। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को एशिया में मिलेगा क्या पहला खरीदार, बता दें। भारतीय विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL फिलीपींस वायुसेना से लड़ाकू विमानों की डील हासिल करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। HAL ने फिलीपींस को तेजस की बिक्री को लेकर एक नया ऑफर भी जारी किया है। इसके लिए HAL की टीम फिलीपींस में कई दिनों से मौजूद है। फिलीपींस 12 लड़ाकू विमानों को खरीदने की योजना बना रहा है, जो 2005 में नॉर्थ F5 टाइगर्स के रिटायरमेंट के बाद पहला सौदा होगा। फिलीपींस ने सशस्त्र बल आधुनिकीकरण कार्यक्रम के होराइजन के 2 हिस्से के रूप में 2018 में MRF टेंडर लॉन्च किया था। इसमें हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए नए लड़ाकू विमान निर्माताओं से उनके ऑफर को लेकर जानकारियां मांगी गई थी। फिलीपींस की डील को पाने के लिए तेजस का मुकाबला लॉकहीड मार्टिन के F-16V, कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के FA-50 और साब के JAS-39C जैसे विमानों से हो रहा है। जी हां, फिलीपींस के रक्षा समाचार पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ LCA तेजस की तुलना में फिलीपींस तटरक्षक बल के लिए भारत के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 का सौदा हासिल करने को लेकर अधिक आश्वस्त है। जी हां, बता दें कि स्वदेशी तेजस भारत में विकसित एक लड़ाकू विमान है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के अलावा कई तरह के हथियारों के साथ हमला करने में सक्षम है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि जो चीजें नहीं भी दिखाई देती है उसके परे भी जाकर के ये मिसाइल हमला करने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दुश्मन को ढूंढ कर ये हमला करता है उस पर। ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा इस बिक्री के लिए। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान का अबाबिल मिसाइल परीक्षण में क्या हो गया फेल। बलूचिस्तान में गिरा इसका मलबा, बाल बचे वहां के लोग। भारत को दिखाने की थी सबसे बड़ी कोशिश। जी हां, पाकिस्तान की सेना ने बुधवार को दावा किया कि उसने अबाबिल परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस संबंध में पाकिस्तानी सेना ने एक बयान भी जारी किया है, लेकिन बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट में पाकिस्तानी मिसाइल प्रदर्शन को फेल बताया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के डेरा बुगती में के निवासियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए दावा किया है कि मिसाइल उनके इलाके में गिर गया है। रिपोर्टों में पुष्टि की गई है कि मिसाइल परीक्षण डेरा बुगती के पिलोग इलाके में किया गया था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मिसाइल एक निर्जन इलाके में गिरी, जिससे कई लोगों की जानें बच गई। जी हाँ, स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक अबाबिल मिसाइल को पाकिस्तानी सेना ने एक सीक्रेट लोकेशन से दागा था, लेकिन वो रास्ता भटक गई और बलूचिस्तान प्रांत के डेरा बुगती जिले में फेला वाग इलाके में जाकर गिरी। हालांकि पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ने दावा किया है कि मिसाइल परीक्षण सफल रहा। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा गया है कि अबाबिल मिसाइल के टेस्ट के दौरान कई तरह के डिजाइन, तकनीकी पैरामीटर और प्रदर्शन को देखा गया। इसके अलावा भी मिसाइल के कई अन्य पहलुओं की जांच की गई। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने लोगों को सुरक्षा कारणों से घर छोड़ने का निर्देश दिया था। हालांकि निवासियों से निकासी का विरोध किया। उन्हें डर था कि उन्हें वापस लौटने से रोका जा सकता है। स्थानीय लोगों द्वारा इलाका खाली करने से इनकार करने के जवाब में सेना ने 15 दिन का अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें कहा गया था कि यदि निवासियों ने अनुपालन नहीं किया तो उनकी सुरक्षा और वित्तीय नुकसान के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आपको भी लगता है कि पाकिस्तानी सेना इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है और वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसका यह मिसाइल परीक्षण वाकई में सक्सेसफुल हुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां हम चाहते हैं आपकी जीत हो, ब्रिटेन आपके साथ खड़ा है। जी हाँ, इजराइल दौरे पर ऋषि सुनक ने नेतन्याहू से निभाई दोस्ती। बता दें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गुरुवार को इजराइल का दौरा किया। वहां उन्होंने इजरायली समकक्ष नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान ब्रिटेन ने इजराइल के अधिकारों का समर्थन किया है। प्रेस वार्ता में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ऐसी भयानक परिस्थितियों में इजराइल का दौरा करने का मुझे दुख है। मैं ब्रिटिश लोगों की गहरी संवेदना साझा करना चाहता हूं। हम इजराइल के अधिकारों का खुलकर समर्थन करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि फलस्तीन लोग भी हमास के पीड़ित हैं। ब्रिटिश पीएम ने यरूशलेम में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद संयुक्त बयान दिया। संयुक्त बयान जारी करते हुए ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों से यह देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसे सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि वो ये सुनिश्चित करने के इजराइल के फैसले का स्वागत करते हैं कि गाजा में मानवीय सहायता के प्रवेश के लिए रास्ते खोले जाएंगे। सुनक ने कहा, मुझे खुशी है कि आपने ये निर्णय लिया, हम इसका समर्थन करेंगे। हम ये भी चाहते हैं कि आप जीते। वहीं संयुक्त बयान के दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि यह सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी सभ्य
दुनिया की लड़ाई है, हमें एक साथ खड़े होने और जीतने की आवश्यकता है। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच ब्रिटिश पीएम गुरुवार को इजराइल पहुंचे। इससे पहले गुरुवार को सुनक ने यरूशलेम स्थित अपने कार्यालय में नेतन्याहू के साथ एक निजी बैठक की। वहीं ऋषि सुनक ने गुरुवार को इजरायली राष्ट्रपति इशाक हरजोग से भी मुलाकात की। हरजोग ने कहा कि ऐसे कठिन दौर में हमने स्पष्ट देखा कि इजराइल के सच्चे दोस्त कौन है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग आए भारत के साथ इजराइल फलस्तीन झगड़ा सुलझाने के लिए किया द्विराष्ट्र का समर्थन। बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को इजराइल फलस्तीन संघर्ष को खत्म करने के लिए उसी सिद्धांत की वकालत की जिसके बारे में भारत पिछले कई सालों से कहता आया है। जिनपिंग ने भी दोनों देशों के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान पर जोर दिया है। जिनपिंग ने मिस्र के प्रधानमंत्री से बात करने के बाद इसका समाधान का समर्थन किया है। मिस्र के पीएम मुस्तफा मदबौली से जिनपिंग ने कहा है कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता लड़ाई को रोकना है। कुछ समय पहले चीनी मीडिया ने भी इसी तरह की बातें कही थी। जिनपिंग ने मुस्तफा मदबौली से कहा कि मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता जितनी जल्दी हो सके लड़ाई को रोकना, संघर्ष को फैलने से रोकना या यहाँ तक कि नियंत्रण से बाहर होने और गंभीर मानवीय संकट पैदा करने से रोकना है। हमास के हमले के बाद इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन शुरू किया। जिनपिंग भारत के उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी झलक दिसंबर 2022 में मिली थी। उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा था कि इजरायल और फलस्तीन के बीच स्थायी शांति की गारंटी के लिए द्विराष्ट्र समाधान का कोई विकल्प नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने दोनों के बीच सीधी बातचीत की आवश्यकता को भी दोहराया था। जी हाँ दोस्तों, अब वही बात को चाइना के राष्ट्रपति भी दोहराते नजर आए। ऐसे में कहीं ना कहीं एट द एंड चीनी वही कार्य करता है दोस्तों जो भारत ऑलरेडी कर चुका होता है। ऐसे में अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां गाजा के लोगों को आखिर क्यों शरण नहीं देना चाहते 57 मुस्लिम देश, क्या है 5 बड़ी वजह आपको बता दें। फिलिस्तीन समर्थित आतंकी संगठन हमास और इजरायल के बीच युद्ध को 13 दिन हो चुके हैं। इस युद्ध में अब तक बात करें तो दोनों तरफ के करीब 5000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, यानी कुल मौतें 5000 लोगों की हो चुकी हैं, जबकि 12000 लोग घायल हो चुके हैं। गाजा के लोग अंधेरे में जी रहे हैं, उनके पास ना तो खाने के लिए अनाज है और ना पीने के लिए पानी। हालात बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 57 इस्लामिक देशों में कोई भी एक भी देश अब तक गाजा के शरणार्थियों को अपने देश में शरण देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इजराइल को मजा चखाने की, इजराइल को रुलाने की धमकी जरूर दे रहे हैं। लेकिन अगर इतना ही प्यार दोस्तों इनके गाजा के लोगों को लेकर है तो इन मुस्लिम देशों ने आखिर अब तक उनको शरण क्यों नहीं दी। तो आपको बता दें, पहली सबसे बड़ा कारण वो है कि शरण दी तो मिस्र बन जाएगा इजराइल के खिलाफ हमलों का अड्डा। दूसरा है दोस्तों दूध का जला जॉर्डन छाछ भी फूक फूक कर पी रहा। जी हाँ, मुस्लिम देश फलस्तीनियों को शरण न देने के पीछे वैसे तो कई कारण गिनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण उन्हें अपने देश की डेमोग्राफी चेंज होने का डर है। जॉर्डन ने एक बार लाखों फलस्तीनी नागरिकों को शरण दी थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि फलस्तीनी जॉर्डन के शाह के ही दुश्मन बन गए। ऐसे में दूध का जला जॉर्डन अब छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण मुस्लिम देशों को धार्मिक संरचना में बदलाव का डर है। उनको डर है कि फलस्तीनी शरणार्थियों के आने से उनके देश की धार्मिक संरचना में बदलाव आ सकता है। मुस्लिम देशों का कहना है कि इजराइल गाजा से फलस्तीनियों को स्थायी तौर पर भगा देना चाहता है ताकि उनकी अपने देश को मांगने की डिमांड कमजोर हो जाए। चौथा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों शरणार्थियों को जगह दी तो फलस्तीन हाथ से निकल जाएगा। और पांचवा और लास्ट ये है कि हर इस्लामी देश के हिस्से सिर्फ 35,000 फलस्तीनी आएंगे। गाजा पट्टी में करीब 20 लाख फलस्तीनी रहते हैं। दुनिया भर में 57 इस्लामिक देश है। ऐसे में हर एक देश फलस्तीनियों को शरण दे दे तो एक एक के जिम्मे में महज 35,000 फलस्तीनी शरणार्थी आएंगे। हर तरह से संपन्न इस्लामी देश इतनी छोटी आबादी को तो पाल ही सकते हैं, लेकिन उनको ये भी सबसे बड़ा कारण लगता है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मौके का फायदा हर कोई उठाता है और ये 57 मुस्लिम देश खाली मुंह से बोल करके सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फलस्तीन के साथ हैं, लेकिन करना धरना कुछ है नहीं, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग दोस्तों इन 57 मुस्लिम देशों के व्यवहार को देखकर। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां इस्तीफा दो नहीं तो सबको मार देंगे। जी हां, अमेरिका में पहले सिख मेयर रविंदर एस भल्ला को दे दी गई धमकी। बता दें, अमेरिका में पहले सिख मेयर रविंदर सिंह भल्ला ने बताया है कि उनको धमकी दी जा रही है। भल्ला ने बताया कि उन्हें धमकी भरे कई पत्र मिले हैं, लेटर्स मिले हैं। पत्र में भल्ला और उनके परिवार की हत्या की बात की गई है और इस्तीफा देने की मांग की गई है। भल्ला पहली बार 2017 में न्यू जर्सी के होबोकेन सिटी के मेयर चुने गए थे। बुधवार को सीबीएस न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने धमकी मिलने की जानकारी दी। भल्ला ने कहा कि पहले उन्हें इस्तीफे की मांग संबंधित पत्र मेल से भेजे गए, इसके बाद सिख धर्म से होने के कारण उन्हें और उनके परिवार को मारने की धमकी दी जाने लगी।
भल्ला ने तीसरी और सबसे खतरनाक धमकी शेयर की, जिसमें लिखा था कि ये आपको आखिरी चेतावनी है, यदि आपने तुरंत इस्तीफा नहीं दिया तो हम आपको मार देंगे, हम आपकी पत्नी को मार देंगे, हम आपके बच्चों को मार देंगे। जी हाँ दोस्तों, भल्ला ने बताया कि एक पत्र में कहा गया है कि अब तुम्हें मारने का वक्त आ गया है। धमकी भरे पत्र मिलने के बाद से भल्ला अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के लिए डरे हुए हैं। दोस्तों, भल्ला 2017 में पहली बार मेयर चुने गए थे। ऐसे में अगर आप भी मानते कि तुरंत प्रभाव से भारत को भी इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए और इनकी रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां बदल रहा कश्मीर, लाल चौक पर किया गया हनुमान जी का चालीसा पाठ। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर बड़े बदलावों के दौर से गुजर रहा है। एक समय आतंक का पर्याय बनी घाटी अब अपने 90 के दशक से पहले के रंग में लौट रही है। लोग भाईचारे की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। एक और जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई है, तो दूसरी तरफ कश्मीर के श्रीनगर लाल चौक अब कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बन रहा है। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद अब नवरात्रि के पावन दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में रथ लाल चौक पर खड़ा है। इस रथ को मंदिर का रूप दिया गया है। मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित है। ये लाल चौक पर आकर रुकता है और बड़ी संख्या में लोग इसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस दौरान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाता है। मंदिर में आरती की जा रही है। लोग भगवान की आरती के सामने खड़े होकर पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। जी हाँ, वीडियो श्रीनगर के लाल चौक का है। कुछ लोग इस दृश्य का वीडियो भी बनाते नजर आए। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बस इसी दिन का इंतजार था कि कश्मीर में खुशियों का बहार है, तो दोस्तों मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। कमेंट में जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन पीआई को नहीं मिल रहा ईंधन, 48 उड़ानें कर दी गई रद्द। जी हां, कर्ज के बोझ के तले दबे पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस पीआईए भी बुरी तरह उधारी में फंसी हुई है। बकाया राशि का भुगतान न करने और ईंधन आपूर्ति पर प्रतिबंध के कारण पाकिस्तान एयरलाइंस के विमान जमीन पर आ गए हैं। पहले से घाटे में चल रही पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस को कम से कम 24 घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों को मंगलवार को रद्द करना पड़ा। इसके अलावा 12 उड़ानों में देरी हुई, रद्द की गई। 24 उड़ानों में 11 इंटरनेशनल और 13 घरेलू हैं। इसके अलावा पीआईए ने बुधवार को के लिए भी 2 दर्जन उड़ानों को रद्द कर दिया, जिसमें 16 इंटरनेशनल और 8 घरेलू हैं। तो वहीं कई फ्लाइट्स देरी से उड़ेंगी। पीआईए के एक प्रवक्ता ने कहा है कि दैनिक आधार सीमित ईंधन आपूर्ति के कारण उड़ानें रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि जेट फ्यूल न होने के कारण मंगलवार को 13 घरेलू उड़ानें और 11 इंटरनेशनल उड़ानों को रद्द कर दिया गया, जबकि 12 अन्य में देरी हुई। साथ ही साथ दोस्तों, इसे कहते हैं हीरो बनने का नतीजा, यानी आतंकवाद को कम करने का नाम ही नहीं लेता पाकिस्तान। और दूसरी तरफ रस्सी जलने के बाद भी बल दिखाने की, बल रह जाने की शो ऑफ किया जाता है पाकिस्तानियों द्वारा। इस पर दोस्तों आपकी जो भी राय बताएगा जरूर। चलते एक और खबर की तरफ, जहां मेघालय में तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास प्रयोग 23 सीडीएस अनिल चौहान भी रहेंगे मौजूद। जी हां, भारतीय सेना दूसरे देशों की सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास कर अपने कौशल को निखारने के प्रयास लगातार करती रहती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी कई मंचों पर तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास की अहमियत को रेखांकित किया है। सेना की सबसे हालिया गतिविधि के बारे में रक्षा अधिकारी ने कहा कि सेना के तीनों अंग थल, जल और वायु सेना विभिन्न परिचालन विकल्पों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तीनों सेवाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए मेघालय के शिलांग में पूर्वी वायु कमान में ट्राई सर्विसेज टेबल टॉप अभ्यास प्रयोग 23 चल रहा है। रक्षा अधिकारी ने मेघालय में जारी प्रयोग 23 और सीडीएस अनिल चौहान के भावी कार्यक्रम के बारे में बताया कि इस अभ्यास में अगले 2 दिनों तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। सेना से जुड़े एक अन्य अहम घटनाक्रम में भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पेंटागन का सबसे बड़ा दावा कहा चीन के पास 500 से अधिक परमाणु बम है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी विकसित कर रहा है चाइना। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया कि चीन के पास 500 से अधिक परमाणु बम है। वो नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM विकसित कर रहा है। पेंटागन के मुताबिक 2030 तक चीन के पास 1000 से अधिक परमाणु हथियार होंगे। अमेरिकी कांग्रेस को चीन पर भेजी रिपोर्ट में पेंटागन ने कहा है कि अगले दशक में चीन अपनी परमाणु ताकत का तेजी से आधुनिकीकरण, विविधता और विस्तार करना जारी रखेगा। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नई ICBM विकसित कर रहा है, जो इसकी परमाणु सक्षम मिसाइल बलों में काफी सुधार करेगा और आंशिक रूप से मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल यानी MIRV क्षमताओं की शुरुआत के कारण परमाणु हथियार उत्पादन
में वृद्धि की आवश्यकता होगी। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां मध्य प्रदेश चुनाव के ऐलान के बाद पहला सबसे बड़ा सर्वे बीजेपी या कांग्रेस किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। सभी दलों ने जीतकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ जहां एक बार फिर बीजेपी से राज्य की सत्ता में आने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस बार बदलाव की बात कह रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कि चुनाव का ऐलान होने के बाद ये सबसे बड़ा और ताजा सर्वे है। इंडिया टीवी CNX ने ओपिनियन पोल ने एक सर्वे किया है। सर्वे में दावा किया गया है कि बीजेपी और कांग्रेस इस बार कांटे की टक्कर है। आपको बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश में किसके हाथ बाजी लग सकती है, क्या कहता है ये बड़ा सर्वे। दरअसल सर्वे के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस की सीटों में ज्यादा अंतर नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी को 115 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 110 सीटें जा रही हैं। साथ ही अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें जाएंगी। इससे अनुमान साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस में इस बार कांटे की टक्कर होगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी महज 8 सीटों का अंतर रह गया था। अगर ये अनुमान सही साबित हुआ तो ऐसी स्थिति ही बन सकती है। जी हाँ, साथ ही साथ इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल के सर्वे में लोगों के लिए बेरोजगारी, विकास या महंगाई में सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या है, इस सवाल पर सबसे ज्यादा 27% जनता ने कहा कि बेरोजगारी उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। 21% लोगों ने विकास और 19% लोगों ने महंगाई को राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। इसके अलावा ओपिनियन पोल में 7% लोगों ने मध्य प्रदेश चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बड़े मुद्दे के रूप में स्वीकार किया है। वहीं 5% लोगों ने कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा माना और 3% लोगों ने कहा कि हम कह नहीं सकते। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा विजेता पार्टी? कमेंट में दोस्तों अपनी राय अवश्य रखिएगा। देखते हैं भारत की जनता की क्या इस पर राय है, क्या सर्वे से मेल खाती है या नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां तेलंगाना में राहुल गांधी के वार पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा तंज। कहा, प्यारे राहुल गांधी, 2019 में 186 लोकसभा सीट पर आपका और बीजेपी का सीधा मुकाबला था। आप 171 हार गए। शायद आपको सारे मुसलमान एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमने कभी असम में चुनाव नहीं लड़ा। दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। गुरुवार 19 अक्टूबर को राहुल गांधी ने एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताया, जिसको लेकर ओवैसी ने कांग्रेसी नेता पर यह निशाना साधा कहते हुए साथ ही साथ आगे उन्होंने कहा कि मैं और बदरुद्दीन अजमल भाई 2 अलग लोग हैं। अमेठी हार गए। हर दूसरे दिन कोई खास दोस्त आपको छोड़कर बीजेपी में चला जाता है। आपको तेलंगाना प्रेसिडेंट खुद संगी है। साथ ही साथ ओवैसी ने राहुल गांधी से सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि आप करीमनगर लोकसभा सीट हार गए? गोशमल में क्या आपकी और बीजेपी की सेटिंग नहीं थी? गोश महल ले लो और मलकाजगिरी लोकसभा दे दो, जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहां बीजेपी जीत जाती है। आखिर क्या बात है? ऐसे में दोस्तों ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए